हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शैली को गहने पहनने का बहुत शौक था, इतना कि वो जब भी बाजार जाती तो बिना कोई झुमका, बाली, कंगन लिए घर वापस नहीं आती। पर जो उसे सबसे ज्यादा पसंद था वो थी एथनिक ज्वेलरी, फिर चाहे वो गोल्डन हो या सिल्वर। अगर किसी ज्वेलरी के साथ में एथनिक लग जाता तो वो शैली की पसंद खुद ही बन जाता। ऐसे ही एक दिन वो अपनी दोस्त शीतल के साथ में दिल्ली की जनपद मार्केट में सिल्वर एथनिक ज्वेलरी खरीद रही थी। तभी उसे एक दुकान में बहुत ही सुंदर झुमके पसंद आते हैं और वो दुकानदार से बोलती है, अरे भैया, जरा वो सीधे हाथ की तरफ रखे हुए झुमके दिखाना। ये लीजिए मैडम, पूरी मार्केट में आपको ऐसा पीस कहीं नहीं मिलेगा। अरे भैया, तभी तो खरीद रही हूँ। शायद आपको पता नहीं है कि मुझे एथनिक ज्वेलरी कितनी ज्यादा पसंद है। अरे मैडम, वो तो आपको देखकर ही पता चल रहा है। अच्छा भैया, ये चोकर भी पैक कर दो और ये झुमके भी। वाओ, व्हाइट सूट के साथ ना ये एथनिक ज्वेलरी बड़ी गजब की लगेगी। तूने कुछ लिया क्या? नहीं यार, मुझे ये सब कम ही पसंद आता है। चल, अब मैं बोर हो रही हूँ बहुत ज्यादा। दोनों सहेली जल्दी से शॉपिंग खत्म करके मेट्रो स्टेशन की तरफ जाती है, जहां वो देखती है कि टोकन लेने के लिए लाइन लंबी लगी है, जिसे देखकर शीतल बोलती है, ओ बेटे, आज तो यहीं शाम हो जाएगी। राशन के कोटे जैसी लाइन लगी है टोकन की तो। सच में यार, मैं तो आज कार्ड भी नहीं लेके आई। ओए हाँ, कार्ड से याद आया, मेरे पास तो है, पर यार तेरे लिए अब मुझे वेट करना होगा। पहले ही तेरे साथ शॉपिंग कर करके बोर हो गई हूँ, अब और बोर होना पड़ेगा। अच्छा तो फिर मत आया कर, घर में पड़ी रहा कर बेमाता सी। फिर तू उबले हुए आलू जैसी शक्ल बना लेती, इसलिए आ गई। चल अब लग जाके लाइन में, या उसके और लंबा होने का वेट कर रही है? हाँ हाँ, जा रही हूँ। जब देखो ज्वालामुखी की तरह भड़कती रहती है। तो और क्या, तेरे आगे नारियल फोड़ू, तेरी आरती उतारूं, या फिर 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊं? यार, एक तो तेरी शॉपिंग की वजह से हम लेट हो गए, ऊपर से ये भीड़। गुस्सा नहीं आएगा क्या? हाँ हाँ ठीक है, समझ रही हूँ तेरी भावनाओं को कि क्यों गुस्सा आ रहा है तुझे इतना। यार, मैंने जानबूझकर थोड़ी ना किया है। जा रही हूँ मैं लाइन में लगने, पता नहीं कब नंबर आएगा मेरा। हे भगवान, कोई चमत्कार कर दे आज तो। शैली जाकर टोकन की लाइन में लग जाती है। उसे उस लाइन में लगे आधा घंटा हो गया था, लेकिन फिर भी उसका नंबर नहीं आया था, जिस पर वो खुद से बोलती है, क्या सोचा था मैंने और क्या हो रहा है। घर जाऊंगी, सारी एथनिक ज्वेलरी पहन के ट्राई करूंगी, फोटो लूंगी, रील बनाऊंगी, पर यहाँ तो मेरी फिल्म बन गई। और घर अगर देर से पहुँचूंगी तो मम्मी मेरी रील बनाएगी। पता नहीं आज रिन से धोएगी या टाइड से। भगवान बचा लेना। उसकी ये बातें उसी की लाइन में आगे खड़ा लड़का अतुल सुन रहा था और वो हंसता हुआ पीछे मुड़कर शैली से बोलता है, अरे मिस, इतना क्यों परेशान हो रही हो आप? मैं आपकी मदद कर दूं? जी, आप मेरी मदद कैसे करेंगे? आप तो खुद लाइन में खड़े हैं टोकन का प्रसाद लेने के लिए। अरे वो तो मैं अपने दोस्त के लिए खड़ा हूँ, मेरे पास तो कार्ड है। एक काम करो, आप मेरा कार्ड ले लो और आराम से जाओ। वैसे भी आप काफी थकी हुई लग रही हो। ऐसे कैसे कार्ड ले लूं? खाली हुआ तो? अरे मैडम जी, सामने मशीन लगी हुई है और मैं भी यही हूँ, आप चेक कर लो। 500 रुपए है पूरे। वो तो ठीक है, पर मैं आपका ये कार्ड वापस कैसे करूँगी? अरे फिकर नोट जी, कार्ड के साथ साथ मेरा विजिटिंग कार्ड भी ले लो। जब आवाज दोगे सामने आ जाऊंगा। अरे वाह, डोरेमोन का एनीवेयर गेट है क्या तुम्हारे पास, या फिर हैरी पॉटर वाली झाड़ू जो कहीं भी कभी भी आ जाओगे? खैर जो भी है, कार्ड देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फाइनली अब मैं घर जल्दी पहुंच जाऊंगी और मम्मी की कुटाई से भी बच जाऊंगी। शैली अतुल से दोनों कार्ड लेकर वहाँ से चली जाती है और जल्दबाजी में उसके शॉपिंग बैग में से एक झुमका वहीं गिर जाता है, जिसे अतुल उठाकर अपनी जेब में रख लेता है। तो वहीं शैली घर जाकर जब अपनी शॉपिंग की हुई सारी एथनिक ज्वेलरी को देखती है तो उसमें एक झुमका कम देखकर वो उदास हो जाती है। तो वहीं अतुल उस झुमके को उठाकर देखते हुए बोलता है, जितना प्यारा ये झुमका है उससे कहीं ज्यादा प्यारी वो खुद है जिसका ये झुमका है। पता नहीं दोबारा कब मिलूंगा उससे। ऐसे ही कुछ दिन बाद शैली अतुल को कॉल करती है और बोलती है, हेलो, अतुल बात कर रहे हैं? जी मिस, आप वही है ना कार्ड वाली? क्या बात है, एक ही बार में पहचान लिया। जी मैं वही हूँ, शैली। अरे आपको तो मैं लाखों की भीड़ में पहचान लूं, ये तो मामूली सा फोन कॉल है। अच्छा जी, ये बात है, तो
तो ठीक है, आज शाम 4 बजे मुझे ग्रीन पार्क कॉफी डे में मिलना। हाँ जी जरूर। ठीक है, तो फिर शाम को मिलते हैं। शाम को शैली अतुल से मिलने के लिए एथनिक ज्वेलरी और बहुत ही प्यारा सा पिंक सूट पहनकर रेडी हो जाती है और जल्दी से कॉफी डे पर पहुंच जाती है। यहाँ अतुल पहले से ही उसका वेट कर रहा था। जैसे ही अतुल की नजर उस पर जाती है तो वो उसे बस देखता रह जाता है। तभी शैली बालों को हाथ मारते हुए बोलती है, क्या हुआ, कहाँ खो गए? सॉरी, मैं लेट हो गई। नहीं कहीं नहीं, आप बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं, नजर न लगे आपको किसी की। थैंक यू सो मच अतुल, और ये लो आपका मेट्रो कार्ड। थैंक यू उस दिन मेरी हेल्प करने के लिए। अरे थैंक यू नहीं चाहिए, दोस्ती कर लो मुझसे। अरे वो तो हम पहले दिन से ही हैं। सच? वैसे आप पर ये एथनिक लुक बड़ा जबरदस्त लगता है। ये माथे की बिंदी, खुले बाल किसी का भी दिल चुरा सकते हैं। अरे बस कितनी तारीफें करोगे मेरी। हाय, तेरी ब्यूटी पे लिख दूं रानी 2 फुट लंबा लेख। अरे नहीं, तुम्हें 2 फुट लंबा लेख लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हम बस ऐसे ही आराम से बातें कर सकते हैं। ऐसे ही दोनों बातें कर रहे होते हैं और वक्त बीतता जाता है। अतुल और शैली की मुलाकातें अब बढ़ने लगती है और वो दोनों ही एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। अतुल शैली को खुश करने के लिए आए दिन उसके लिए नई नई तरीके की एथनिक ज्वेलरी लाकर उसे देता या फिर शैली के साथ जाकर उसे एथनिक ज्वेलरी की शॉपिंग करवाता। ऐसे ही दोनों अपने रिश्ते के बारे में अपने घर वालों को बता देते हैं, जिसके बाद दोनों के परिवार वाले उनकी रजामंदी से दोनों की शादी भी करवा देते हैं। और अपनी शादी में भी शैली बहुत ही सिंपल लहंगा पहनती है और एथनिक ज्वेलरी वेयर करती है। सभी रस्मों से विवाह संपन्न हो जाता है और अपनी सुहागरात पर शैली घूंघट ओढ़े अतुल का इंतजार कर रही थी। तभी अतुल वहाँ आता है और शैली के करीब जाकर बैठ जाता है, जिसके बाद वो शैली से बोलता है, उफ, मेरे चांद ने खुद को यूं घूंघट में क्यों छुपा रखा है? क्योंकि ये चांद अपने चकोर का इंतजार कर रहा था। तो देरी कैसी, चांद भी है चकोर भी है, तो घूंघट का क्या काम? हाय, मेरा चांद कितना खूबसूरत है। जरा ये झुकी पलके उठाकर मेरी तरफ देखो मेरी जान, कुछ कहना है हमें आपसे। जी कहिए। दुनिया भर की सभी एथनिक ज्वेलरी को साक्षी मानकर मैं ये कसम खाता हूँ कि मैं हर महीने तुम्हें एथनिक ज्वेलरी की शॉपिंग करवाऊंगा और ताउम्र तुम्हारे गले के जोकर की तरह तुमसे चिपका रहूंगा। तुम्हारे कानों के इन झुमकों की तरह हमेशा तुम्हारे चेहरे का नूर बनकर रहूंगा। आई लव यू मेरी जान। आई लव यू टू अतुल, एथनिक ज्वेलरी से भी ज्यादा। तुम्हारे लिए कुछ है मेरे पास। जी क्या है, बताइए। ये तुम्हारी अमानत पहली मुलाकात में मेरे पास रह गई थी। अरे ये तो वही झुमका है जो खो गया था। पता है मैंने इसको कितना ढूंढा और आज ये मुझे वापस मिल गया। मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू। तुम यूं ही मुस्कुराती रहो मेरी जान। अब बहुत बातें हो गई, थोड़ा रोमांस भी कर लें। इतना कहकर अतुल अपने कमरे की लाइट को ऑफ कर देता है और दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और अपनी सुहाग रात को एंजॉय करते हैं। दीपिका एक अच्छी मॉडल थी और साथ ही उसे एक्टिंग करने का भी बहुत शौक था, इसीलिए वो एक एक्ट्रेस बन गई। दीपिका काफी सारी फिल्मों और नाटकों में काम कर चुकी थी और अच्छी कलाकार साबित भी हुई थी। फिल्मी चकाचौंध की दुनिया में दीपिका एक तारे की तरह चमक रही थी। दीपिका बुलंदियों को छू रही थी, पर कुछ समय के बाद दीपिका के घर वालों ने उसकी शादी करा दी, जिसके बाद दीपिका पर बहू की जिम्मेदारियां भी आ गई, क्योंकि दीपिका के माता पिता ने उसकी शादी एक आम परिवार में करा दी थी। इसीलिए उसके ससुराल वाले ये नहीं चाहते थे कि उनकी बहू एक्टिंग करे। देखो बहू, एक्टिंग करने के सपने तो अब तुम छोड़ ही दो। अगर तुम्हें काम ही करना है तो घर के काम बहुत हैं। सुबह से शाम कब हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा। क्या एक्टिंग छोड़ दूं? मैंने बहुत मेहनत से अपनी पहचान बनाई है। आई कैन लिव एवरीथिंग बट एक्टिंग इज माई पैशन मॉम। दीपिका की बात सुनकर उसकी सास दंग रह जाती है। कहीं दीपिका सचमुच घर छोड़ के न चली जाए, इसलिए उसकी सास ने उसे रोकना टोकना बंद कर दिया। दीपिका का पति रणवीर भी उसके इशारों पर नाचता था। अब दीपिका ने
फिल्मी जगत में एक अलग मुकाम हासिल कर लिया था। हर नुक्कड़, चौराहे और रोड पर सिर्फ दीपिका की तस्वीरें ही लगने लगी थी। ये सब देखकर दीपिका की सास ने दीपिका और रणवीर से कहा, अरे बहू, दुनिया के चारों कोनों में तुम्हारी फोटो लगी रहती हैं। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। तो क्या हो गया? अब हाथी रोड पे निकलेंगे तो कुत्ते तो भौंकेंगे ही ना। बहू, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मुझे अच्छा नहीं लगता जब लोग तुम्हारे बारे में अंट संट बातें करते हैं। जी जल जाता है मेरा। माँ, ये क्या तरीका है बात करने का? तुम्हारी बहू स्टार है, कोई नॉर्मल लड़की नहीं। चलो माफी मांगो दीपिका से। अरे भला मैं माफी क्यों मांगू? मेरी गलती ही क्या है? देन ओके मॉम, निकलिए मेरे घर से और अपने लिए कोई आश्रम ढूंढ लीजिए। ऐसा कहकर रणवीर और दीपिका अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं। रणवीर की माँ काफी सोचने के बाद अपने पुराने घर को चली जाती है। अब दीपिका को बात बात पर रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। दीपिका आए दिन घर में पार्टी और डिस्को जाने लगी। शूटिंग के बाद दीपिका सीधा या तो बार जाती थी, नहीं तो डिस्को। सब कुछ काफी अच्छा चल रहा था। रणवीर और दीपिका काफी खुश थे। एक दिन दीपिका के फ्रेंड करण के घर में पार्टी थी। सभी सेलिब्रिटीज वहां आए हुए थे। दीपिका उस दिन रणवीर को अपने साथ नहीं ले गई थी। ये देखकर आलिया ने कहा, हेलो, हे दीपिका, तेरा वो नमूना पति कहाँ है? कम ऑन आलिया डार्लिंग, हमारे बीच उसका क्या काम? ये पार्टी तो सिर्फ इंडस्ट्री के लोगों के लिए है ना। करेक्ट डियर करण, बट पार्टी में शाहरुख नहीं दिख रहा। सब ठीक है ना? दीपिका की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं और करण भी बहुत हंसता है। सभी पार्टी को काफी एंजॉय कर रहे थे। तभी करण एक अनाउंसमेंट करता है, हेलो गाइस, ये पार्टी कोई आम पार्टी नहीं है गाइस, ये एक मूवी माफिया की पार्टी है जहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं है। समझ रहे हो ना? So have a fun guys। सभी नशे में झूम रहे थे। तभी वहाँ पुलिस की रेड पड़ जाती है। सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। नशे में होने की वजह से कुछ लोग पुलिस से बहस भी करने लगते हैं। मेरे पापा पता है कौन है तेरे को? कौन है? कौन है? अबे वो है तो तेरे से पूछने लग रहा हूँ कौन है। ओए तिलकराम, उड़ा इसकी गुद्दी पकड़ के जिप्सी में घेर इसने। मेरी सासू का बोलेगा ना। पुलिस इस बात पर केस बना देती है और साथ ही सभी का ड्रग्स टेस्ट भी करवाती है। दीपिका इस सब की वजह से काफी परेशान हो जाती है। वो रणवीर को कॉल करके बुला लेती है। बेबी तुम परेशान मत हो, मैं इस मुश्किल का कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकाल लूंगा। OMG, अब कुछ नहीं हो सकता। ये सब कुछ उस करण की स्टूपिड सी पार्टी में जाने की वजह से हुआ है। कोई बात नहीं बेबी, अब जो हो गया उसे जाने दो। कुछ देर के बाद सभी लोगों की बेल हो जाती है, पर ड्रग्स केस की पूछताछ चलती ही रहती है, जिसमें सभी लोग काफी लंबे समय तक फंस जाते हैं। दीपिका से भी पूछताछ होती है। पहले तो दीपिका काफी झूठ बोलती है, पर फिर भी बच नहीं पाती। वह काफी परेशान हो जाती है और अगले दिन फिर से नारकोटिक्स ऑफिस में पहुंचते हैं। दीपिका को देखकर मीडिया रिपोर्टर उसे घेर लेते हैं और तरह तरह के सवाल पूछने लगते हैं। मीडिया के सवाल सुनकर दीपिका को समझ आने लगता है कि अब उसकी सास को ऐसे सवालों के जवाब देने पड़ते थे, तब उन्हें कैसा लगता होगा। दीपिका और रणवीर मीडिया के सवालों का जवाब दिए बिना ही चले जाते हैं। खुद को बचाने के लिए दीपिका काफी पैसा बर्बाद कर देती है, पर खुद को नहीं बचा पाती और उसे जेल हो जाती है। कुछ समय बाद जब दीपिका जेल से वापस आती है तो वो देखती है कि उसके ऊपर काफी कर्ज हो चुका है, जिसके चलते उसके घर को नीलाम किया जा रहा है। रणवीर, अगर ये घर बिक गया ना तो यू नो वी आर टोटली लॉस्ट। आई रियली डोंट नो क्या होगा अब। ये सब तुम्हारे खर्चे की वजह से हुआ है।
अब इसमें मैं तुम्हारी क्या ही मदद करूं? तुम्हारी वजह से मुझे भी सफर करना पड़ रहा है। रणवीर की बात सुनकर दीपिका को बहुत बुरा लगता है। उन दोनों के सामने उनका घर बिक जाता है और वो सड़क पर आ जाते हैं। अब दीपिका को याद आता है कि उसकी सास उसे इसलिए ही समझाती थी क्योंकि उन्हें जीने का तजुर्बा है। उसे अपनी सास के लिए बहुत बुरा लगता है और वह रणवीर को लेकर अपनी सास के घर चली जाती है। मम्मी जी, मुझे माफ कर दो, मैंने आपकी बात नहीं मानी, इसीलिए मेरे साथ ये सब हुआ। मुझे समझ आ गया है कि घर को घर बनाने के लिए बड़ों का साथ होना कितना जरूरी है। देखो बहू, मैं तुम्हें तजुर्बे के साथ ही समझा रही थी, पर कभी कभी इंसान ठोकर खाकर ही समझता है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। दीपिका और अपनी माँ की बात सुनकर रणवीर भावुक हो जाता है और अपनी माँ से माफी मांगता है। रणवीर की माँ उसे और अपनी बहू दीपिका को माफ कर देती है और वह सब फिर से मिलजुल कर रहने लगते हैं। अब दीपिका और रणवीर अपने जीवन की एक नई शुरुआत करते हैं। वो दोनों जॉब करने लगते हैं और मिलके अपने लिए एक नया घर खरीद लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।